नमस्ते मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। और ये सारे जो अलग अलग जो अभिनंदन आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए कि साहित्य को किसी भी वार्ता में, किसी भी संवाद में साहित्य की गहन बातों को पचा पाना या उसको आत्मसात कर पाना काफ़ी तशद्दुद का काम होता है। और ये बड़ा मुश्किल से ये चीज़ें हज़म इसलिए होती हैं कि हमारे आसपास का वातावरण अब वो नहीं रहा। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी जिनको याद फिर भी हम करते रहेंगे। और उनमें मैं एक वाक्य के साथ आपको एक व्यक्ति का परिचय दे रहा हूँ जिसको आज याद कर रहा हूँ। वही बात कि ये भी हमारे पितर थे, अलग अलग स्वरों में, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग विधा में, कि ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। ये शब्द, ये वाक्य आपने हज़ारों बार सुना होगा। और उस शख्स की आवाज़, रामानुज प्रसाद सिंह की, वो एक ऐसी अद्भुत आवाज़ थी कि बिल्कुल समय जैसे ठहर जाता था। ऐसे इनके समकालीन एक और थे, देवकीनंदन पांडे। ये आकाशवाणी है। अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। ये दोनों जब प्रतिभाशाली व्यक्ति, उद्घोषक, समाचार उद्घोषक, जब आकाशवाणी के केंद्र से अपना समाचार का वाचन करते थे, तो उस समय एक टिप्पणी आई थी उन दिनों में किसी समीक्षक की कि ऐसा लगता है कि जब रामानुज प्रसाद सिंह समाचार पढ़ते हैं या देवकीनंदन पांडे पढ़ते हैं तो समय ठहर जाता है। समय ठहर जाता है और ठहर कर उनकी वाणी का जो ओज है उसको आत्मसात करता है। और रामानुज प्रसाद सिंह में एक बात विशेष रूप से थी कि जब कोई वो शोक का समाचार देते थे तो उनका ध्वनि, उनका प्रस्तुतिकरण, उनकी हर चीज़ बदल जाया करती थी। और वाकई वो श्रोता को अपने साथ उस शोक में अपने भाषा और अपनी प्रस्तुति के बल पर जोड़ लिया करते थे। और सही मानों में जिसका भी निधन का समाचार वो दे रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में सारी की सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाया करती थी कि वो व्यक्ति, जाने वाला व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण था, जिसको इतने उदास मन से, टूटी हुई आवाज़ से रामानुज प्रसाद सिंह या देवकीनंदन पांडे याद कर रहे हैं। मित्रों, एक आपको और उल्लेख देता हूँ कि जब पंडित नेहरू का निधन हुआ 1964 में, तो तब भी यही एक स्थिति थी कि उस वक्त ये, उससे पहले जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 में, दोनों अवसरों पर ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि उन दोनों अवसरों की जो प्रस्तुति है वो कैसे हो। एक बार तो ये निर्णय लिया गया आकाशवाणी के द्वारा कि इसकी, ये इतने महत्वपूर्ण दोनों शख्स हैं, इनकी वो की जानी चाहिए, इनकी रिहर्सल की जानी चाहिए, पूर्वाभ्यास किया जाना चाहिए। लेकिन दोनों ने ये कहा कि अगर आप पूर्वाभ्यास कराएंगे तो हम लोग उसमें प्राण नहीं फूंक पाएंगे, हमें बोलने दीजिए। हमने इन शख्सियतों को जिया है, इनके जीवन का एक एक सोपान हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है। और हम ये वादा करते हैं कि जहाँ कहीं सरकार को या जहाँ कहीं सत्ता तंत्र को या प्रशासन तंत्र को लगे कि हम कहीं अपनी जो स्थापित जो मान्यताएं हैं उनसे थोड़ा भटक रहे हैं, तो वहाँ प्रसारण को बंद कर दिया जाए। ये आघात हम सह लेंगे। पर ये एक दूसरा आघात होगा जब हमसे ये कहा जाए कि गांधी के बारे में क्या बोलना है, उसके बारे में आप पूर्वाभ्यास करिए। ये असंभव है। और दोनों ने लिखित रूप में अपने अपने समय पर यह दे दिया था कि हम पूर्वाभ्यास कतई नहीं करेंगे। जो जो चीज़ें देनी चाहिए, जिनका उल्लेख करना चाहिए, उनकी हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट भी तैयार कर लेंगे। वो स्क्रिप्ट आप लोग भी दे दीजिएगा। जहाँ जहाँ उचित होगा उन चीज़ों को हम वहाँ वहाँ उसका प्रयोग कर लेंगे। लेकिन पूर्वाभ्यास नहीं होगा। ये पूर्वाभ्यास जो है, ये हमारी जो एक समर्पण भावना है उस पर एक आघात होगा, उस पर संदेह करने वाली बात होगी, और ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। और रामानुज प्रसाद सिंह से उनका जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए भी कर रहा हूँ कि इसी पिछले दिनों, इसी सप्ताह में उनका निधन हुआ, तो ऐसी शख्सियत को याद करना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये भी बता दूँ कि जिस परिवार में जन्मे थे, यद्यपि उस परिवार का बार बार उल्लेख होता तो शायद इनकी स्थिति भी वही होती कि एक बरगद की छाया में निकलकर आदमी बाहर कई बार मुक्त स्वच्छंद रूप से अपनी जो पहचान है वो स्थापित नहीं कर पाता।
ये रामधारी सिंह दिनकर के सगे भतीजे थे, ताऊ जी थे रामधारी सिंह दिनकर इनके। लेकिन इस बात का उल्लेख या इस बात के माध्यम से इन्होंने ना तो स्वयं को कभी प्रस्थापित करने का प्रयास किया, और जो कुछ भी किया वो आकाशवाणी के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपनी प्रस्तुति के माध्यम से ही इन्होंने अर्जित किया। उस अर्जन में दिनकर जी का कोई योगदान नहीं था। ये स्वयं कहते थे कि एक बात उनका योगदान हम लोग ये मानते हैं कि संस्कार तो उनके दिए हुए थे। अगर हमने अपने किसी पूर्वज को इतना ओजपूर्ण स्वर में ना देखा होता, ना सुना होता, तो हो सकता है कि हम भी कहीं रास्ता भटक जाते। लेकिन हमें इन पूर्वजों ने कभी रास्ता भटकने नहीं दिया, चाहे वो दिनकर जी हों, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हों, और चाहे निराला जी हों। इन लोगों ने हमें जीवन में पूरे आत्मानुशासन और एक प्रकार से समर्पण भाव और आस्थाओं के साथ जीना सिखाया। ये बहुत ज़रूरी, और ये चीज़ें मित्रों आज की दुनिया में, हमारे आज के परिवेश में ये चीज़ें मिसिंग हैं। आज आपको ना तो वैसे उद्घोषक मिलेंगे और ना ही आपको उस प्रकार के उद्घोषकों को सुनने की जो प्रवृत्ति है वो भी मिलेगी। अब पहली बात तो यह है कि रेडियो ज़िंदगी से धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। हालांकि आकाशवाणी ने भी, ऑल इंडिया रेडियो ने भी नेट सर्विस का लाभ उठाते हुए लाइव प्रसारण अपने आरंभ किए हैं, लेकिन उन लाइव प्रसारणों के बावजूद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इतना ज़्यादा हावी है कि हम लोग आकाशवाणी पर ध्यान नहीं दे पाते। और मित्रों, आकाशवाणी की उपलब्धियां बड़ी विचित्र थीं। विचित्र इसलिए भी थी कि आदमी का चेहरा आपके सामने नहीं है, ना उन व्यक्तियों का जिन व्यक्तियों के बारे में समाचार सुनाए जा रहे हैं, और ना उस व्यक्ति का जो समाचार का पाठन कर रहा है। लेकिन दोनों के व्यक्तित्व आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाते थे। जब रामानुज प्रसाद सिंह जब हिटलर के बारे में बात करते थे तो हिटलर का शब्द का उच्चारण उनका वो बता देता था कि ये किसी अधिनायक के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि वाणी में उस प्रकार का एक ओज और उस प्रकार की एक जो ध्वनियाँ हैं वो दे देना, ताकि श्रोता के साथ उनका संबंध बना रहे, क्योंकि दर्शक तो नहीं है उनके सामने, श्रोता है। और श्रोता से अगर तारतम्य स्थापित नहीं हुआ, संवाद स्थापित नहीं हुआ, उस तक बात नहीं पहुंची, तो फिर तो कुछ ना हुआ। तो ये ऐसे लोग थे मित्रों। और ये अपनी सबसे बड़ी बात ये थी कि इन दोनों का मैं जिक्र जब कर रहा हूँ, रामानुज प्रसाद सिंह और देवकीनंदन पांडे का, तो ये दोनों अपने शेष, इनको चोट लग जाए कहीं भी, घावों को सहन कर लेते थे। एक बार इनको, रामानुज प्रसाद सिंह को भी एक बार चोट लगी, फ्रैक्चर था। उस फ्रैक्चर का जो उन दिनों तो ज़रा सर्जरी भी आज की तरह से ज़्यादा विकसित नहीं थी शायद, और चोट लगी है, प्लस्तर लगा हुआ है, लेकिन प्लस्तर और चोट के दर्द का किसी किस्म का रत्ती भर प्रभाव इनके प्रसारण में दिखाई नहीं देता था, कहीं भी दिखाई नहीं देता था। और उन दिनों मित्रों आकाशवाणी पे इसलिए भी प्रसारण देना या समाचार वाचन करना कठिन इसलिए होता था कि बहुत सारी जो क्लिपिंग्स हैं समाचारों की आज तो सामने स्क्रीन पर नज़र आती हैं, उस समय नहीं था, ये व्यवस्था नहीं थी। उस समय उनकी बाकायदा संक्षिप्त नोट्स तैयार करने पड़ते थे। और आज तो जो माइक हैं वो भी उतने सेंसिटिव नहीं है, लेकिन तब स्थिति ये थी कि कागज़ का पन्ना भी फड़फड़ाना नहीं चाहिए। और ये बात सुनिश्चित बनाई जाती थी कि जितनी भी समाचार पत्र हैं या जितने भी समाचारों की जो क्लिपिंग्स हैं उनको अलग धीरे से सामने सजा लिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक पन्ना भी फड़फड़ाए और उसकी ध्वनि जाए। तो रामानुज प्रसाद सिंह को लगता था कि ये ध्वनि जो है मेरे प्रसारण में या मेरी प्रस्तुति में एक विघन डाल देगी, इसलिए वो इस बात को भी सहन नहीं करते थे। तो मित्रों बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, प्रसारण का तंत्र बदल गया है। अब वो आवाज़ें भी नहीं रहीं। जब ये हॉकी के मैच होते थे तो जसदेव सिंह को लोग अब तक याद करते हैं इसी नाते से कि लाइव कमेंट्री जसदेव सिंह जैसी कोई नहीं दे सकता। और लाइव कमेंट्री में हॉकी की स्टिक के साथ साथ आवाज़ जसदेव सिंह की चलती थी। और आज भी कभी मौका मिले तो नेट पे रामानुज प्रसाद सिंह भी हैं, देवकीनंदन पांडे के प्रसारण भी हैं,
और हॉकी के जो लाइव मैच होते थे उनके जसदेव सिंह के प्रसारण भी हैं। कभी सुनिए, आपको स्वयं लगेगा कि ये कैसी कैसी प्रतिभाएं हमारे पास थीं। अब ये प्रतिभाएं धीरे धीरे विदा हो चुकी हैं। रामानुज प्रसाद सिंह शायद उस पीढ़ी में अंतिम थे और उनका भी जाना जो है ये एक प्रकार की क्षति तो है, लेकिन इसी बहाने से हम लोग आज उनको याद भी कर रहे हैं। एक ऐसा आदमी बिछड़ा है हमारे परिवेश से जिसका इतना बड़ा एक प्रभाव मंडल था प्रसारण की दुनिया में। नमस्कार मित्रों।